कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की। इनमें से जो पर्यावरण अध्ययन के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 में से 30 आपको 100% आने हैं एग्जाम्स में, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की आज हमारी 12 क्लास है टेस्ट की। हमने इससे पहले 11 क्लास ईवीएस के डाल दिए हैं। लगभग 12 से 13 क्लास आपको सीडीपी के मिल चुके हैं, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो भी आप नाम से जानते हैं। तो मैराथन क्लास भी आपको रेगुलर बेस में मिल रही है। उसके बाद आपको लेक्चर क्लास मिल रही है। आपको अमृत वाली क्लास भी, आपको सीडीपी के अमृत वाली स्पेशल जो क्लास आपको मिलती है 500 नंबर क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने चालू करके रखा है। वो क्वेश्चन डेली आपको सीटीएट 2022-23 के लिए मिल रही है। चलिए आज हम ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग देखते हैं जो अभ्यर्थी नोट्स पढ़े हैं, जो अभ्यर्थी लेक्चर क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी हमसे रेगुलर बेस में टेस्ट के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनको 30 में से वे कितने कर पाते हैं उनके यहाँ पर बताने हैं। आपको पता है कि जो हमारी टारगेट है 125 को, तो 30 में से आपको 25 नंबर कवर करने होते हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स होती है। तो आपको 125 मार्क्स जो सीटेट 2022 में हमारी जो इस बार अचीव है टारगेट है, उसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप और हम दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे, टीचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से तत्पर हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। कोई पक्षी लालटेन की तरह अपना घोंसला बनाता यह पक्षी हो सकता है? शक्करखेरा, कलचिड़ी, कौवा, वीबर। देखिए 30 क्वेश्चन ईवीएस में आपको पूछे जाते हैं। आपको पता है ईवीएस में कितने क्वेश्चन, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगी। एनसीईआरटी यहाँ पर बुक से आपको 15 क्वेश्चन मिलेगी, जो कि अगर पेपर फर्स्ट अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक पढ़नी होगी। अगर पेपर सेकंड पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6 से लेके 8 तक यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। अगर आप इन दोनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़नी होगी, या फिर आपको एनसीईआरटी बुक्स परचेस करनी होगी, तो सिंपल सा फंडा है, नोट्स ले लीजिए आप। आपको बुक की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। टोटल कंटेंट जितने भी एक एक लाइन आपको डिस्कस की गई है, वे सारी लाइन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी नोट्स पढ़े हैं, जो अभ्यर्थी एनसीईआरटी बुक पढ़े, इसका राइट आंसर बताइए। क्या इनमें से लालटेन की तरह घोंसला कौन सा पक्षी यहाँ पर बनाती है? शॉर्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीवर बनाती है। चलिए, इस बीमारी की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशय में मछलियाँ पाली जाती है। बीमारी है डेंगू, मलेरिया, रेबीज, चिकनगुनिया। देखिए हमने कहा कि जो ऐसी बीमारी है जिसके लिए सिनकोना पेड़ की छाल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहला। दूसरा, नदी, तालाब, जलाशय में मछलियाँ पाली जाती हैं। नदी, तालाब और जलाशय में हम लोग मछलियाँ इसलिए यहाँ पर पालते हैं ताकि इसमें मच्छर पैदा ना हो। ठीक है। अब मच्छर की बात आए तो यहाँ पर मच्छर इसलिए बात आए, चिकनगुनिया और रेबीज खत्म हो जाएगी। या तो डेंगू मच्छर होगी या तो मलेरिया मच्छर होगी। सवाल दो चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर हमने लेक्चर क्लास में आपको बताया था, ऐसे एक चीज़ें और क्वेश्चन में यहाँ पर कही गई। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया है कि सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया नामक मच्छर के बचने से, मतलब मलेरिया मच्छर जिसको काट लेते हैं, जिसको मलेरिया हो जाती है, तो उसका हम सिनकोना पेड़ की छाल का इस्तेमाल करके उसे दूर भगाते हैं, पुराने समय में जब हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। अब सवाल आता है, मलेरिया के मच्छर कौन से मच्छर काटते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर इसे यहाँ पर काटने से मलेरिया फैलती है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मिल जाएगी और सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगी। आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में आप अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है सीटेट 2022 के संबंधित, सीटेट 2022 से संबंधित हमने बना के रखा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ऑल ओवर इंडिया में एक दूसरे से आप अपने अपने साथियों के साथ बात यहाँ पर कर सकते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, विटामिन स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ली जाती है, हमें ताकतवर बनाती है, जीवनहीन तांजनी रोगों से बचाने की आवश्यकता होती है, उपरोक्त में से सभी सही। जब आप विटामिन का सेवन करते हैं तो विटामिन हमें क्यों सेवन करते हैं, इससे संबंधित यहाँ पर बात की गई है। देखिए
हमें स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में ली जाती है, ये चीज़ें सही है। हमें ताकतवर बनाती है। हमें लगता है जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमें विटामिन की टेबलेट दे दीजिए, हमें ताकतवर बनाने हैं। हमें क्या करना है? ताकतवर हमें हासिल करने हैं। तो यहाँ पर ताकत के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि विटामिन हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें मुक्त रोगों से बचाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर होंगे। पश्मीना और अंगोरा क्या है? ऊन की किस्में हैं, कपास की किस्में हैं, पॉलिएस्टर की किस्में हैं, जूट की किस्में हैं। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स या फिर आप नोट्स, दोनों हमने कहा कि जिसे नोट्स नहीं पढ़ना है वो एनसीईआरटी बुक्स परचेज करेंगे। कक्षा पेपर फर्स्ट के लिए 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, और पेपर सेकंड की तैयारी करते हैं 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ेंगे। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़, ये दोनों बुक पढ़नी होगी, या फिर आपको कंप्लीट नोट्स पढ़ लेनी है। नोट्स के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर नंबर कर मैसेज करना होगा, आपको नोट्स मिल जाएगी। आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कोई भी इन एनसीईआरटी बुक्स खरीदने की यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिसने ये दोनों चीज़ें पढ़ा होगा, पश्मीना और अंगोरा से संबंधित राइट आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या है? ऊन की किस्में हैं। ठीक है, पश्मीना और अंगोरा क्वेश्चन नंबर 64 का ए नंबर राइट आंसर होगा। मधुपालन शुरू करने का सबसे अच्छा यानी बेहतर समय है। देखिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चन, अभी आप जो 15 क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में सारे के सारे पूछे गए और सारे के सारे आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, चलिए, मधुमक्खी पालन करने यानी शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर। ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में आप नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार करके रखा। मधुपक्षी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा, भारत में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पर ये भी चीज़ें जाननी होगी। मधुमक्खी पालन यहीं पे होती है। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। अगर बात की जाए किस पेड़ कौन से फुलवाड़ी में होती है, एक बगीचे में होती है। सबसे ज़्यादा लीची के पेड़ के नीचे इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। आगे बढ़ते हैं। छाया निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? प्रकाश स्रोत का, अपारदर्शी वस्तु का, पर्दा का, उपयुक्त में सभी। देखिए, जब भी आप छाया का निर्माण करते हैं यानी किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्शन से बचना चाहते हैं, तो प्रकाश की स्रोत के से बचने के लिए छाया का निर्माण होती है। अपारदर्शी, ऐसी कोई वस्तु जिसमें हम आर पार सूरज की रोशनी ना जाए, ये भी चीज़ें। पर्दा, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर सही राइट आंसर होंगे। महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्लीय वर्षा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब जब हम प्रत्येक 5 साल में या फिर प्रत्येक साल में, ये डेटा हमें मिस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है प्रत्येक 5 साल में 0.5 डिग्री यानी कि आधे डिग्री 1/2 हाफ डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, हाफ डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हम हर साल यहाँ पर हर 5 साल में बढ़ रही है। यानी अगर गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है तो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। वो पिघल के नदी, नाले, तालाब और झरने के माध्यम से कहाँ पहुँच रही है? हमारे बीच पहुँच रही है। जब हमारे बीच ये चीज़ें पहुँच रही है तो महासागरों का जलस्तर वृद्धि हो जा रहा है। आने वाले भारत के पाँच जो समंदर किनारे बसे शहर है वो समाप्त होने के कगार पे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और एक ध्यान जहन में नहीं आ रही। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ओजोन परत अवस्थित है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर है ही नहीं, पहली चीज़ है। 68 का राइट आंसर क्या होगा पहले देखिए। तो स्ट्रेटोस्फीयर में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दानों को भूसे के अलग से रखने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? थ्रोमिंग, निष्पादन, फसल की कटाई, हस्तचयन। दाना और भूसा दोनों को अलग अलग करना है, तो ये चीज़ें कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो निष्पादन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और हमारे बच्चे कई बार इसे सही करके आए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पेट्रोलियम है
बिना गंध, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ, अच्छी गंध तथा पतला नीला रंगीन द्रव्य पदार्थ, बदबूदार पतला पीला द्रव्य पदार्थ, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। पेट्रोलियम इनमें से क्या हो जाएगा? ध्यान से सोचने वाली बात है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम, जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोलियम का रिफाइन की जाती है। जो विदेशों से पेट्रोल हम यहाँ पर लाते हैं तो वो ऐसा कैसा पेट्रोल होता है? सबसे पहला वो बदबूदार होता है, इसमें बदबूदार है नहीं तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर बदबूदार, यहाँ पर बदबूदार। देखिए पतला नहीं होता, वो गाढ़ा होता है। जो हम पेट्रोलियम लाते हैं वो गाढ़ा होता है। उसके बाद गहरे रंग का होता है, उसे उसे हम छान के करते हैं, उसे हम छानते हैं या फिर उसे रिफाइन करते हैं, जिस उसको हम रिफाइन यहाँ पर बोलते हैं। रिफाइन करते हैं तभी वो पेट्रोल के लायक बनती है। ध्यान से समझने वाली क्वेश्चन है और याद रखने वाली क्वेश्चन है। 180 पीरिडियम यमोत्तर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान म्योत्तर रेखा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपके हिसाब से। हमने लेक्चर क्लास में सारी चीज़ों को कवर करके रखा। 180 डिग्री पीरिमीडियम रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा कही जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी करके रखा तो आप यहाँ पर डिटेल में 30 में से कितने हो पाए। जो टारगेट हमारी 25 है, कमेंट के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में आप बता सकते हैं कि आपको 30 में से क्या 25 हो पाए हैं या नहीं, क्योंकि मिनिमम आपको यहाँ पर 25 करने की हमारी क्राइटेरिया, उसको आप 25 कीजिएगा, तभी हमें लगेगा हाँ हम जो आपके पीछे तक मेहनत करते हैं उन मेहनत का फल आपको बेहतर रूप में समझ आता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा पहली। दूसरी, जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको राइट आंसर लगाइए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए, तब आप वहाँ पर राइट आंसर जब हम बताते हैं उसे मिलान कीजिए, क्या आपके 30 में से सही के 25 हो पाए हैं। सिर्फ 25 चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में छत्तीसगढ़ और पंजाब क्रमश किस दिशा में आते हैं? आप समझने वाली है, दिल्ली को सेंटर में रखना है, ठीक है। उसमें छत्तीसगढ़ और पंजाब पूरब या पश्चिम, पूरब या दक्षिण, पश्चिम पूर्व, पश्चिम दक्षिण। देखिए ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपको 100% आने हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है। अगर हम दिल्ली को सेंटर में रखें, पूर्वी जो बात करती हैं पूर्वी के पंजाब में आ जाती है, पश्चिम में क्या आ जाती है? छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोना चांदी के घोल बनाकर, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल बनाकर, विशेष प्रकार के बने पेंट, पोस्टर रंग का, अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट का। देखिए मधुबनी, बिहार के मधुबनी एक जिला है बिहार में जहाँ पर चित्र बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, पूरी दुनिया में फेमस में। इसमें एक चीज़ खासियत यहाँ पर है, शादी समारोह में किसी भी प्रोग्राम में दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो उनमें जो चित्र बनाया जाता है उसमें जो रंग का इस्तेमाल होता है पूर्ण रूप से प्राकृतिक इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसमें से किसी भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहले पिसे हुए चावल और उसके पेड़ पौधे को जो जड़ों के रस को यहाँ उसमें मिलाकर रंगीन बनाए जाते हैं। तो चांदी नहीं होगा, विशेष प्रकार के पोस्टर नहीं होगा, उत्तम क्वालिटी का फाइबर नहीं होगा, तो प्राकृतिक रंग कहा जाएगा उसको, पिसे हुए चावल के रंग को घोल। ऑप्शन बी। अहमदाबाद से केरल की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, हिमाचल, पश्चिमी घाट। जो भी अभ्यर्थी अहमदाबाद से केरल गए हैं ऐसा नहीं है कि उन्हीं को यहाँ पर राइट आंसर बताना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वे अभ्यर्थी बता सकते हैं जो अभ्यर्थी नोट्स पढ़े हैं या फिर लेक्चर क्लास किए या फिर एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं। तीनों में से एक चीज़ अगर आप पढ़ें तो राइट आंसर 5 सेकंड में इसका लगा देंगे। सिर्फ नोट्स पढ़ें, आपको बारीकी से डिटेल में समझ आ जाएगी। शॉर्ट टर्म में हमने नोट्स तैयार करके रखा आपके लिए। पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक स्कूल के बच्चे एक गांव में गए। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल वहां पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब वे गांव में आसपास घने वन थे, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने का कारण। एक स्कूल का बच्चा दूसरे गांव गए हैं घूमने, वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे बताया कि आजकल उस गांव में ध्वनि प्रदूषण, शोरगुल, गाड़ियों की आवाज़ें बहुत हो रही है। पहले जबकि ऐसा पहले नहीं था। ऐसा पहले नहीं होने के कारण हमारे गांव में पेड़ पौधों की संख्या अत्यधिक थी। तो ध्वनि प्रदूषण का जो कारण होगा वो किससे होगा?
नई सड़कों के निर्माण से, यातायात साधनों में वृद्धि से, वनों की कटाई से, बांधों के निर्माण से। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी देता तो राइट आंसर सभी सही होता। देखिए, ध्वनि प्रदूषण जरूरी है, सड़कें बनाने से ध्वनि प्रदूषण होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यातायात के साधनों में वृद्धि होने से भी नहीं होगा। वनों की कटाई जब होती है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होते हैं, कारण वन ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वनों की कटाई से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य नहीं है? पहली बार आपको यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पहली बार आपको यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, 1 ऑप्शन गलत होते हैं। गलत वाले ऑप्शन को हम ढूंढकर सही करते हैं। प्राकृतिक भिन्नता एवं उनके कारणों को बताना, विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना, विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक गुणों का विकास कराना। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 76 का राइट आंसर देखिए। अगर हम बात करें प्राकृतिक भिन्नता उनके कारणों को बताना, ये प्राइमरी लेवल जो कोई भी विद्यालय है इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहला, विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये भी सही हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली, देखिए तकनीकी शब्दावली की बात करें, परिभाषाओं की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे 1 to 5 के बच्चे क्या समझेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं समझेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है श्यामपट्ट, पौधों का अवलोकन, पाठ्य पुस्तक, पौधों का चित्र। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है 77 का राइट आंसर। पौधों का अवलोकन करना, ठीक है, एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं। ज्ञान व निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा बढ़ाने की, अन्वेषण, वीडियो एवं सत्यापन की। उपरोक्त में से सभी सही। क्या होगा राइट आंसर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में बताए चलें। आप कमेंट करें, वीडियो से संबंधित, क्लास से संबंधित, क्या आपको कौन सी क्लास चाहिए इसके बारे में कमेंट करें, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें, बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, बेहतर तरीके से और चीज़ों को आपके सामने रख सकें। ज्ञान का निर्माण में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव जरूरी होता है। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट जब होंगे तभी आप यहाँ पर बेहतर कर पाएंगे। अन्वेषण, विधियों का सत्यापन। उपरोक्त में से सभी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 to 5 के बारे में पूछा गया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी प्राथमिक स्तर के बारे में पूछे आप ध्यान में रखेंगे आप प्राथमिक लेवल के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह शिक्षार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। 79 का राइट आंसर बताइए। धैर्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल कर, देखिए धैर्यपूर्ण पृष्ठभूमि, ये चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है, ये सही होगा। आगे बात करते हैं। वास्तविक कहानियाँ, ये भी पॉजिटिव टैग, ये भी सही हो जाएगी। घटनाओं को शामिल करना, ये भी पॉजिटिव टैग, ये भी सही हो जाएगी। जहाँ पर भी परिभाषा अमूर्त चीज़ें देखें, ये नेगेटिव टैग वर्ड आ जाती है, ये गलत हो जाती है। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे के बारे में आप अवधारणाएं, अमूर्त चीज़ों को कॉन्सेप्ट नहीं करा सकते क्योंकि वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो गलत होता है उसे हम सही करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु प्रयोग होता है। एनसीएफ 2005 से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, कन्फर्म है। आप जहाँ पर भी जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं एनसीएफ 2005 से आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको नोट्स में भी आपको उस चीज़ों पर डिस्कस की गई है। एनसीएफ 2005 की एक टॉपिक हमने रखा है नोट्स में। दूसरा लेक्चर क्लास भी हमने इसके संबंधित बहुत सारे किए हैं। प्रैक्टिस सेट भी एनसीएफ 2005 से संबंधित हमने करके रखा है। ऑप्शन देखते हैं।
विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। 2000 एनसीआर 2005 से संबंधित क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत विकास से संबंधित जोड़ना, पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सही। विषय को आधारभूत स्मरण करना, नहीं भैया, देखिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्मरण मतलब याद करना हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें याद करना होगा वो गलत होगा, गलत को हम सही करेंगे। प्रिया को एक सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है क्योंकि वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, अनुकरण द्वारा, अभिसारी चिंतन द्वारा, अपसारी चिंतन द्वारा, उपरोक्त में से सभी सही। तो देखिए, अपसारी हमने कहा जब सृजनात्मकता की बात आए और जिज्ञासु की बात आए तो अपसारी के बारे में टिक लगाएंगे। यूपी अप मतलब ऊपर, कोई भी बच्चा जब ऊपर की ओर जाती है, बेहतर की ओर जाती है तो अपसारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सही चरण है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। प्रश्न लिखना, डिजाइन तैयार करना, अंक योजना तैयार करना तथा ब्लूप्रिंट से मिलान करना। प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन मिलाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना बनाना, लिखना। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा जिसको आप कहते हैं तैयार करना, डिजाइन मिलान करना और अंक योजना लिखना। तो एक अच्छा, जब आप शिक्षक बनेंगे और बेहतर शिक्षक बनेंगे, आपको कोई क्वेश्चन बनाने की कार्य दी जाएगी तो आप इनमें से क्या बेहतर करेंगे, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर। तो सबसे पहले डिजाइन तैयार करेंगे जिसको आप ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट रूपरेखा कहते हैं। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, प्रश्न तैयार करेंगे, उसका लिखेंगे, उसके बाद संपादन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकास करना, बच्चों के तर्कना शक्ति विकास करना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। उपयुक्त में से सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। 83 राइट आंसर बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना क्वेश्चन आप लगाते चलेंगे कि आपको कितने बेहतर आप कर पाए हैं, यानी आप कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। पर्यावरण अध्ययन शैक्षणिक भ्रमण में निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर बेहतर इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर बताएंगे आप क्या होगा? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव, जब आप शैक्षणिक भ्रमण पर जाते हैं यानी किसी स्कूल के द्वारा कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से देखने जाते हैं तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट रूप से जो अनुभव प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधनात्मक। जब आप बच्चे को रटन मुक्त प्रणाली करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न पूछना होगा, यानी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चे प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। अभिप्रेरणा वाले शिक्षण का जो तात्पर्य होता है, ये चीज़ें क्या होगा? अभिप्रेरणा तब होगी जब अधिकतम उपस्थिति होगा, ऐसा नहीं है। एकदम खामोशी होगा, ये भी नहीं। गृह कार्य यानी होमवर्क होगा, ये भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बच्चे द्वारा प्रश्न जब पूछेंगे तभी बच्चे उन चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है? कौन ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा बच्चे को यहाँ पर सीखने का अवसर मिलता है? बच्चे को समस्या सुलझाने से, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने से, उन्हें सुझाव व संकेत देने से जिससे वे नया ज्ञान सीखे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देने से। तो यहाँ पर किसके द्वारा बेहतर सीखने का जो अवसर प्रदान होता है, ये बात चीज़ें पूछा है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देने से बेहतर ज्ञान उसे हो जाता है। बच्चे के सीखने के तरीके पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? जीन पियाजे, एल एन वायोकोस्की ने, लेव वायोकोस्की जिसको कहते हैं, जीन पियाजे और ब्रूनर ने, एल एन वायोकोस्की और ब्रूनर ने, ब्रूनर और स्पीयरमैन ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर पहला होगा यहाँ पर। जीन पियाजे और एल एन वायोकोस्की ने सबसे पहले सीखने के तरीके का अध्ययन किया था बच्चों से संबंधित। अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के क्या करना चाहिए? एक बच्चा है आपकी कक्षा में, वो अपने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप एक शिक्षक हैं, आप इनमें से क्या कर सकते हैं कि बच्चे सीखने में ध्यान दिया जाए देगा? बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए जाना चाहिए। बच्चे को कहना चाहिए कि वे डेस्क पर सीख कर उनका आराम करें। बच्चे को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, प्रकरण को तुरंत बदल देना चाहिए। तो चलिए, इनमें से बेहतर ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, पेडागोजी है, शिक्षण वाले क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेंगे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में पूछा गया। बहुआयामी तरीकों को अपनाएंगे ताकि इसमें से बच्चे उनमें से इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर अपना पूरा कर सकें। ठीक है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े हुए व्यवहार अनुभव विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु विज्ञान शिक्षक बच्चे को कुछ गतिविधियां करने के लिए कहती है। उनका उद्देश्य कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति करना है? व्यस्त रखना यानी इंगेज और मूल्यांकन करना या इवोल्यूशन करना, इवोल्यूट करना। समझना यानी एग्जाम्पल करना और विस्तृत करना यानी इलेबोरेट करना। अनवेंशन करना, एक्सप्लोर करना और मूल्यांकन करना, इवोल्यूट करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। व्यस्त रखना, इंगेज करना और अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। 90 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे बेहतर तरीका जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बेहतर तरीका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यस्त रखना, बच्चों को इंगेज करना और अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कितने क्वेश्चन? 30। आपको कितने करने हैं मिनिमम? हमारी टारगेट 25। आपके कितने हो पाए हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी क्लास लगी, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।